नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद निरुजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के बारे में जो भविष्यवाणी की है योगेंद्र यादव ने। सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं और उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है वो उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। भाई, ऐसे समय में जब भाजपा मुश्किल में फंसी है, जब अखिलेश यादव पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा बन गया है, उस मुद्दे पे भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदू जो वोट बैंक भाजपा का है वो बिखर जाए, आस्था टूटी है हिंदुओं की, ऐसा कह के वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में योगेंद्र यादव जो विपक्ष के लिए हमेशा पिच बिछाने का काम करते हैं, पिच बनाने का काम करते हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि भाई अगला चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का तो भाजपा ही जीत रही है। क्या है उनका तर्क, ये हम चीजों को समझेंगे और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मैंने पिच बनाने की बात की थी, आपको ध्यान होगा कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव था उसके पहले एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, बड़ा आंदोलन था। वो आपका गाजियाबाद के पास जो हाईवे था वो राकेश टिकैत ने जाम कर रखा था, उधर हरियाणा का बॉर्डर जाम कर रखा था, पूरा एकदम माहौल बना हुआ था। और उसके बाद भी भाजपा जो है वो 403 में से 254-55 सीटें जीतने में सफल रही थी। अब उसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई हमने तो पूरी जोर लगा दी थी, हमने तो पूरा का पूरा माहौल बना दिया था, पिच बना दिया था, लेकिन अगर अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए तो उसमें मेरी क्या गलती है। यानी कि वो पिच बनाने में, माहौल बनाने में, नैरेटिव खड़ा करने में वो एक बड़ा योगदान करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि भाजपा को हारने के लिए एक नैरेटिव खड़ा कर दें, लेकिन अब नैरेटिव उल्टा पड़ रहा है। आखिर उन्होंने हार मान ली पहले ही, अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। अभी विपक्ष जो है वहां पे पूरी तैयारी में है, जोश में है। और 2024 का जो रिजल्ट है लोकसभा चुनाव का, उससे लग रहा है कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं से बैकफुट में है। भाजपा 31-32 सीटों पर सिमट गई थी, 37 सीटें तो अकेले अखिलेश यादव ले आए थे, यानी भाजपा से ज्यादा बड़ी पार्टी अखिलेश यादव थे। और उनका पीडीए का जो दाव है वो उसमें सफल दिखा था। लेकिन जो पिछले दिनों 2-3 दिन पहले उन्होंने आर्टिकल लिखा उसमें इंडियन एक्सप्रेस में, फिर इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, पूरा इंटरव्यू दिया, 1 घंटे का है। और मैंने सोचा कि मैं सुनूं कि भाई योगेंद्र यादव जो है वो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए क्या कह रहे हैं। उसमें उन्होंने जो तर्क दिए वो चौंकाने वाले हैं, वो एक दिशा भी तय कर रहे हैं। और जो 8 जून को जो इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग थी और उस मीटिंग में जो राहुल गांधी ने जो बोला था वो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं से वो लाइन जो राहुल गांधी बोल रहे थे वो योगेंद्र यादव ने दिया था। और वो हताश भी थे, वो चीजों को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर अब कौन सी पिच बनाई जाए। राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है उसके बावजूद भी भाजपा हार जाएगी, उनको ऐसा नहीं लग रहा है। और वो पिच है जो उन्होंने जो कहा था, जो राहुल गांधी ने कहा था कि अब हम कोई भी चुनाव में भाजपा का हरा पाए, ये संभव नहीं दिख रहा है। खासतौर पे जो पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से ममता बनर्जी की हार हुई, कोई भी लेफ्ट लिबरल जो चिंतक हो, पॉलिटिशियन हो, वो सोच ही नहीं सकता था कि मतलब तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जैसे नेता जो स्ट्रीट फाइटर हैं, जिनकी इतनी पूरी पकड़ है, और वो हार सकती हैं। और इसी चक्कर में वो ममता बनर्जी के यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कार्यकाल में जो राजनीतिक हिंसा होती थी, जो करप्शन होता था, जो कट मनी था, जो सिंडिकेट था, सबसे नजर फेर लेते थे और ये दिखाते थे कि ममता बनर्जी जनप्रिय नेता हैं और वो जनता वहां पे उनको वोट कर रही है। लेकिन अब जब रिजल्ट आया तो ये अब लोगों को लग रहा है कि अगर ममता बनर्जी हार सकती हैं, अगर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हार सकते हैं, तो किसी भी चुनाव में भाजपा को कहीं भी हराना ये गारंटी के साथ नहीं कर सकते हैं। कोई भी चुनाव भाजपा कहीं भी जीत सकती है, जैसे मध्य प्रदेश में जीती, जैसे आपका महाराष्ट्र जीती,
और उनका यह तर्क था कि दरअसल चाहे वोट चोरी का ले लें, चाहे कोई भी नैरेटिव खड़ा कर लें, वो नैरेटिव के सहारे सिर्फ नहीं जीता जा सकता है। और अब विपक्ष में न कोई ऐसा नेता है, न कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसके सहारे वो भाजपा को हराने की सोच सकें। भाजपा की जो चुनावी मशीनरी है, जो चुनावी तैयारी है, और जिस ढंग से वो 1-1.5 महीने 2 महीने में बूथ लेवल तक सारे वर्कआउट कर लेती है और अपने पक्ष के जो वोटर हैं उनको बाहर निकाल लेती है, वो एक नई चीज शुरू हो गई है। जो कि ये योगेंद्र यादव जो है वो तर्क थोड़ा सा दूसरे दे रहे थे। वो हार के लिए राहुल गांधी को या विपक्ष को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे हैं कि विपक्ष में कोई गलती है। जो ममता बनर्जी का जो कट मनी था, जो वहां पे एक सिंडिकेट का था, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो पॉलिटिकल हिंसा हो रही थी, लोग उससे नाराज थे, ये नहीं मानते हैं। वो उनका ये मानना है कि अगर ममता बनर्जी हारी हैं तो सिर्फ एसआईआर कारण हारी है। और एसआईआर में भले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि भाई इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, 27 लाख वोटर की बात है पश्चिम बंगाल में कि जिनकी जांच चल रही है और जिनको अभी टाइम लगेगा, जब आना होगा तो आएगा। लेकिन बिहार में तो इतने वोटर नहीं थे। और जो डुप्लीकेट वोटर की बात थी, जो एक वोटर कई जगह पे हैं, जो मर गए हैं, वो भी वोटर थे। और खुद राहुल गांधी ने जो है वो, आपको ध्यान होगा कि वो भगवानपुरा था वहाँ का, कर्नाटक का, बेंगलोर का, उसका मुद्दा उठाया था कि कैसे वहाँ पे जो है वो फर्जी वोटर्स हैं और अगर वोटर लिस्ट क्लीन हो रही है तो वो मुद्दा गायब हो गया, वो मुद्दा है ही नहीं। ये दरअसल है क्या कि जो मैं पूरा का पूरा उनका सुन रहा था तो वो पूरे कंफ्यूज थे कि आखिर बिना मुद्दे के और राष्ट्रव्यापी मुद्दे के आखिर विपक्ष करे तो क्या करे, कोई मुद्दा कहीं है नहीं। एक 2024 के इलेक्शन में उन्होंने एक्सेप्ट कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमने एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि 404 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे, और लोगों को लगा कि संविधान बदल देंगे। और वो संविधान जो रोकने की बात थी, जनता ने रोक भी दिया 240 पे भाजपा को। लेकिन वो जो पूरा मुद्दा था वो ओबीसी और SC/ST जातियों को लेकर था कि संविधान बदल देंगे, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। और आरक्षण के डर से कई लोग ने वोट दिया भाजपा के खिलाफ जाकर के। लेकिन भाजपा उसे समझ गई कि एक बड़ा मुद्दा जाति जनगणना का बन रहा है, तो अमित शाह ने कह दिया कि भाई हम जाति जनगणना करवा रहे हैं। और अब 6 महीने का समय बचा है, जुलाई तो आ ही गया है, फरवरी में जो जनगणना होने वाली है अगले साल, उसमें तो जाति भी गिनी जाएगी। तो अब आप देखेंगे राहुल गांधी के लिए या उनका पूरा जो इकोसिस्टम है वो जाति जनगणना की बात नहीं कर रही है, वरना वो बिहार से लेके और तेलंगाना और कर्नाटक हर जगह जाति जनगणना की बात होती थी। तो उनका मुद्दा वो छीन लिया। जो नफरत फैल रही है पूरे देश में, वो मुद्दा नहीं है, नफरत कहीं नहीं फैल रही है, अब वो मुद्दा बिल्कुल गायब हो गया है। जो चोरी भ्रष्टाचार वाला मुद्दा था, जो चौकीदार चोर है, वो उसकी हवा निकल गई। जो हिंदू बन के देख लिया, दत्तात्रेय जो ब्राह्मण है, राहुल गांधी को जनोपनाग देख लिया, वो उनको कैलाश मानसरोवर हुआए, वो मंदिरों में भी हुआए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। आज की तारीख में अगर आप देखें तो कोई भी विपक्ष के पास ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई अल्टरनेटिव, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके सहारे वो कहें कि हाँ हम एक नया चीज जनता को दे रहे हैं और जनता हमें वोट करे। कोई एक चीज नहीं है। तो योगेंद्र यादव जो हैं वो इस कमजोरी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो बहुत चालाकी से, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत चालाकी से चीजों को डाइवर्ट कर देते हैं कि नहीं, सारी की सारी संस्थाएं जो हैं वो घूम गई है, सरकार के पक्ष में आ गई हैं। भाई विपक्ष को मुद्दा बनाने से कोई रोक नहीं रहा है। अब वो जो नई चीज बात कह रहे हैं, जिस तरफ ले जा रहे हैं कि अब जनता जो है वो रेसिस्ट करे, जनता जो है प्रतिरोध में खड़ी हो जाए। और वो कहते हैं कि कम से कम हजारों ऐसे छोटे छोटे आंदोलन विभिन्न मुद्दों को लेकर के जनता अलग अलग जगहों पे कर रही है रेसिस्ट, वो खड़ी होती है, बिजली पानी से लेके, सड़क से लेके। और वो उदाहरण देते हैं जंतर मंतर पे जो चल रहा है दीपके का, कि वो कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना चल रहा है, कि वो रेसिस्टेंस है। और जो कांग्रेस को उन्होंने, जो राहुल गांधी ने बोला था, वही सेम बात उन्होंने कही कि भाई वो एक रेसिस्टेंस की पार्टी है, वो एक प्रतिरोध के रूप में खड़ी है।
अब ये जितने भी प्रतिरोध करने वाले लोग, छोटे छोटे जितने भी हजारों जो हैं वो संघर्ष चल रहे हैं, सबको अगर मिला दें तो हम भाजपा को हरा सकते हैं। वरना चुनाव में, और ये भी कहते हैं खुल के कि भाजपा को चुनाव में हराना अब संभव नहीं। वो जिस दिन चाहे मौका मिलेगा तो वो तमिलनाडु और केरल में भी हरा देंगे। तमिलनाडु केरल में भी वो नहीं चाह रही है भाजपा, लेकिन जिस दिन चाहेगी उस दिन हरा देंगे। ये स्वीकारोक्ति है जो थिंक टैंक है, राहुल गांधी के जो वैचारिक गुरु हैं, जो विचार देते हैं कि किस दिशा में जाना चाहिए, उनका ये मानना है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये चुनाव पे है, हम अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अगर योगेंद्र यादव कह रहे हैं तो कह रहे हैं, हमें उसे समझना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।